नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजन पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सर्वे मानचित्र पर विवाद की स्थिति में क्या होगा। जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर हैं। इन सुझावों को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभाग या निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रैयतों, पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। सर्वे मानचित्र पर विवाद। पहला प्रश्न है, किसी रैयती भूमि का भू मानचित्र 10 डिसमिल है तथा खतियान 8 डिसमिल का है तथा रैयत का कब्जा 10 डिसमिल भूमि पर है, वैसी स्थिति में क्या होगा। इसका उत्तर है, यदि किसी न्यायालय द्वारा मानचित्र और खतियान में सुधार का कोई वाद दायर ना हो और ना ही न्यायालय का आदेश हो तो मानचित्र के रकबा एवं कब्जा के आधार पे खाता खुलेगा। दैट मीन्स कि अगर कब्जा ज़्यादा है तो कब्जा के आधार पे खुल जाएगा खाता, या नक्शा ज़्यादा है तो नक्शा के आधार पे खाता खुल जाएगा। ये तभी लागू होगा जब आपका मानचित्र ज़्यादा रहेगा तभी। अगर मानचित्र ही कम रहेगा और आप दखल ज़्यादा लिए हुए हैं तो उस कंडीशन में जितना मानचित्र यानी कि नक्शा रहेगा, ज़मीन आपको उतनी ही मिलेगी। इस कंडीशन में क्या है, खतियान 8 डिसमिल है और आपका मानचित्र 10 डिसमिल है, तो खतियान के हिसाब से नहीं होकर के आपका यहाँ सर्वे मानचित्र के हिसाब से हो जाएगा, जो कि 10 डिसमिल बढ़ जाएगा, यानी कि 2 डिसमिल आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम सीमा सत्यापन के क्रम में 2 राजस्व ग्राम के बीच या सीमा पर अलग अलग खेसरा मानचित्र के अनुसार का रकबा पूरा होने के बाद स्थल पर भूमि बचता है, तब वैसी स्थिति में क्या होगा। देखिए उसका उत्तर क्या है। ग्राम सीमा सत्यापन के अनुसार दोनों आसन्न राजस्व ग्राम सीमा पर अवस्थित खेसरा का रकबा पूरा होने के बाद ग्राम सीमा पर रकबा बचता है, तब उस रकबा का नया खेसरा विशेष मानचित्र में बनाया जाएगा और उसका नंबरिंग किया जाएगा एवं सरकार भूमि के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसा कि हम इस अभी उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इधर एक मौजा है श्यामनगर और इधर एक मौजा है रामनगर। यहाँ पर देखिए नंबरिंग किया गया 412, 413, 414 और यहाँ बीच में आप ये देख रहे हैं, ये सीमा के बीच का गैप है जिसमें एक नंबर दिया गया है 415। ठीक है, फिर उसके बाद है 416, 417, 418, 419। तो इसका देखिए हम लोग गैरहाजिरी पंजी में उसी समय हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि जो 412 है रामदास यादव पिता जनक यादव के नाम से है। वहीं पर हम रैयत का मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं। अगर उस पर कोई विवाद चल रहा है तो हम टाइटल सूट नंबर, यानी कि सिविल कोर्ट में जो विवाद चल रहा होता है उस टाइटल सूट नंबर को हम लिख लेते हैं डिस्प्यूट यानी कि अभियुक्ति कॉलम में। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 412, इधर 412 है, फिर यहाँ पर 413 है जो मोहनदास पिता झगन लाल यादव के नाम से है, उसका हम मोबाइल नंबर लिख लेंगे। विवाद चल रहा होगा तो विवाद लिखेंगे, नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं है। फिर 414 जो कि रमेश गुप्ता पिता साधु शरण गुप्ता का है, प्लॉट जो कि हम अभी नक्शा में दिखा रहे हैं, देखिए ये। उसके बाद देखिए बीच का जो ये लाइन बना हुआ है, बीच का जो नक्शा में बना हुआ है वो है 415 नंबर जिसमें मैंने डाला, वो किसी का नहीं है, वो गैप हो गया है बीच में उतना। दोनों आदमी दोनों साइड दोनों मौजा के रैयत का जमीन पुरने के बाद तो फिर बीच का वो प्लॉट हो जाएगा अनाबाद बिहार सरकार के नाम से। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देख लीजिए 416 नंबर दिया हुआ है जो किसी रैयत का प्लॉट है वो, तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख लिए राहुल कुमार पिता सुरेश भगत। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। याददाश्त लेखन के समय इसका ज़रूरत पड़ता है, इस गैरहाजिरी पंजी का, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करके याददाश्त लेखन करते हैं और फाइनल खतियान बनाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो को भी देखें, लाइक करें। धन्यवाद।